हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलसी। मैं राजीव और आज की क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला और जो प्रिज्म फार्मूला उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फिर उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पहली क्लास में मैंने सारे कॉन्सेप्ट समझाया था आप लोगों को, मतलब अपैरेंट डेप्थ और जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट थे समझाया था। वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो मिस हो गया था वो था हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। लास्ट क्लास में मैंने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का यूज भी हुआ था, तो मैंने बोला था कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में समझाऊंगा। तो उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आज का प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, अब ये होता क्या है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट? जब लाइट अपने पाथ को रिट्रेस करती है, ठीक है, लाइट retraces its path, light retraces its path when its direction of traveling of light रिवर्स। मैंने क्या लिखा? लाइट जो है अपने पाथ को रिट्रेस करते हैं। रिट्रेस का मतलब होता है उसी पाथ पर दोबारा लौट जाना। व्हेन इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ लाइट, जब लाइट के ट्रैवलिंग की जो डायरेक्शन उसे रिवर्स कर दिया जाए। ठीक है, अब होता क्या है बच्चों, जैसे मान लीजिए कि ये एक मीडियम है और ये एक दूसरा, ये ऊपर एक मीडियम है, यहाँ एक मीडियम है और एक यहाँ मीडियम है। ठीक है, लाइट रे आया, यहाँ पर स्ट्राइक किया, रिफ्रैक्शन हुआ, मान लीजिए इस तरीके से चला गया। फिर लाइट रे यहाँ पर आया, यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन हुआ, इस तरीके से चला गया बच्चों। ठीक है, अब लाइट रे यहाँ पे भी लास्ट हमारा रिफ्रैक्शन हुआ, इस तरीके से गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक मिरर का यूज कर लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट में हम मिरर का यूज करते हैं। इस तरीके से हमने एक मिरर को यूज किया। ठीक है, ये मिरर पे जब लाइट गिरी तो ये लाइट जो है नॉर्मली गिरी है। नॉर्मली का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इंसिडेंट हो रहा है। यानी यहाँ पर जब हमने मिरर यूज किया तो मिरर पे ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, यानी जो इमर्जेंट रे है, वो किस तरीके से स्ट्राइक कर रहा है? वो नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा है, यानी नॉर्मली इस पर इंसिडेंट हो रहा है। जब नॉर्मली इंसिडेंट होगा, हम जानते हैं कि अगर किसी मिरर पर लाइट नॉर्मली इंसिडेंट होता है तो उसी पास से वो वापस रिट्रेस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गिरा और इसी रास्ते से वापस लौट गया। तो इस कंडीशन को जब हम यूज करते हैं तो यहाँ से हमें कंक्लूजन मिलता है। जो कंक्लूजन ये होता है, तो मैंने आपको क्या समझाया, क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट? लाइट रिट्रेस इट्स पाथ, लाइट जो है अपने पाथ को रिट्रेस कर जाता है अगर उसके ट्रैवलिंग की डायरेक्शन को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो यहाँ पर उसकी ट्रैवलिंग की जो भी डायरेक्शन थी, हमने उसको मिरर के थ्रू उस डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने पर लाइट जो है अपने पाथ को दोबारा रिट्रेस कर जाएगा, यानी जिस पाथ से आया था उसी पाथ से वापस क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? यहाँ से कंक्लूजन निकल के आता है। कंक्लूजन क्या आता है? 1 and 2 इस तरीके से लिखते हैं, 1 and 2, ठीक है, इक्वल टू 1/2n1। ये हमारा एक रिलेशन निकल के आता है। रिलेशन क्या है ये? अगर मान लीजिए दो मीडियम है, ठीक है, रिलेशन ये निकल के आता है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक मीडियम है, ये फर्स्ट, सेकंड मीडियम ये है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट जो होगा, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू जो फर्स्ट होगा वो रेसिप्रोकल होगा किसके? फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। यानी यहाँ से यहाँ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और यहाँ से उल्टा चलने पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, दोनों में कैसा रिलेशन होगा? रेसिप्रोकल का रिलेशन होगा बच्चों। ठीक है, इसी को कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। कहीं पर भी अगर ANG दे रखा है तो ANG की जगह आप अगर यूज करना है आपको, या आपकी रिक्वायरमेंट है, तो ANG को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ANG किसके इक्वल होगा? GNA के इक्वल होगा। या जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, WNG था, मान लीजिए WNG है तो WNG को आप उसकी जगह पे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/GNW लिख सकते हैं। यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट में, दोनों में क्या होगा? उल्टा रिलेशन होगा। यानी एक बार अगर ऐसे चल रहे हैं तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है इस मीडियम का, और एक बार जब इस तरीके से चल रहे थे इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है इसके रिस्पेक्ट में, दोनों में कैसे रिलेशन होगा? अपोजिट रिलेशन होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर? अब देखिए, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का यूज करते हैं। कहीं पर भी अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, उल्टा रिलेशन होता है। क्लियर? इसे तो मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब सेकंड है हमारा रिफ्रैक्शन फार्मूला। ठीक है, रिफ्रैक्शन फार्मूला किसके लिए बच्चों? सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर कॉनकेव
फॉर स्फेरिकल लिख देते हैं, फॉर स्फेरिकल कॉनकेव और बच्चों कॉन्वेक्स सरफेस, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स सरफेस हो, उसके लिए रिफ्रैक्शन फार्मूला क्या होगा, ठीक है। रिफ्रैक्शन फार्मूला देखिए क्या होता है, रिफ्रैक्शन फार्मूला इस तरीके से निकाला जाता है, N2 अपॉन वी माइनस N1 अपॉन यू इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन आर, ठीक है। या आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं N अपॉन वी, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं N अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू N माइनस 1 अपॉन आर, ठीक है। ये N कैसे आ गया, N1 यहाँ से कॉमन लिया तो N2 अपॉन N1 बचेगा और यहाँ तो 1 बन जाएगा। N2 अपॉन N1 को क्या लिख सकते हैं, N लिख सकते हैं, ठीक है। अब जरा N2 और N1 को बस आप समझ लीजिए। N2 वो मीडियम जहाँ पे लाइट एंटर करा है, जैसे मान लीजिए कॉनकेव की बात ही कर लेते हैं, ठीक है। कॉनकेव इस तरीके से हो गया, जैसे कॉनकेव सरफेस के लिए बात करते हैं, एक मैं समझाता हूँ आपको। ये मान लीजिए आपका कॉनकेव सरफेस है इस तरीके से, ये आपका कैसा सरफेस है, कॉनकेव सरफेस है, तो ये मीडियम आपका N2 हो जाएगा और इधर वाला मीडियम क्या होगा, N1 होगा। यानी लाइट जहाँ से आ रही है वो तो आपका N1 हो गया और लाइट जहाँ जा रही है वो क्या होगा, N2 होगा। और अगर सिर्फ N लिख रहे हैं तो N का मतलब है कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ये, ठीक है। यहाँ से आप N1 कॉमन लीजिएगा तो N2 अपॉन N1 आ जाएगा, तो उसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस मीडियम का वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, बच्चों, ठीक है, क्लियर। तो N2 अपॉन वी माइनस N1 अपॉन यू, और मैं ज़्यादातर आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है इस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज कीजिए, ये वाला, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप यूज करते हैं तो एक बार को आपको कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कभी भी गलती नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हर मीडियम का अलग अलग आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आपको रखने में दिक्कत हो सकती है कि हाँ ये किसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर हाँ आप रख सकते हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छी अगर प्रैक्टिस कर रखी हो तो, ठीक है। नहीं तो क्योंकि पेपर में हमें इतना टाइम नहीं है कि एक बार हम गलत करेंगे उसके बाद उसे सही करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा रिफ्रैक्शन फार्मूला होता है किसके लिए, कॉनकेव या कॉन्वेक्स सरफेस के लिए, ठीक है। N2 जिसमें लाइट एंटर कर रहा है, N1 जहां से लाइट आ रहा है, क्लियर। अब हम बात करते हैं, थर्ड हमारा है रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर अ थिन लेंस, रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर अ थिन लेंस, या आप इसे ऐसे कह सकते हैं लेंस मेकर फार्मूला। क्या कह सकते हैं, लेंस मेकर फार्मूला, बच्चों, ठीक है, लेंस मेकर फार्मूला। अब देखिए इसमें दो कंडीशन आती है लेंस मेकर फार्मूला में। क्या कंडीशन आती है, कंडीशन ये आप लोग ध्यान रखिएगा, N2 जहाँ पे लाइट एंटर कर रहा है और N1 जहाँ से लाइट आ रहा है। मान लीजिए कि इस तरीके से आया और इधर कहीं इस तरीके से मान लीजिए गया है, ठीक है। तो N2 जिस मीडियम में जा रहा है, N1 जहाँ से आ रहा है, क्लियर। और अगर सिर्फ N लिखा हुआ है तो N उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें लाइट एंटर कर रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू जहाँ से वो आ रहा है, क्लियर। लेंस मेकर फार्मूला, अब यहाँ पे इसमें दो कंडीशन होती है, जब लेंस के दोनों तरफ के मीडियम सेम हो और लेंस के जब दोनों तरफ के मीडियम जो हो डिफरेंट हो। तो व्हेन मीडियम्स आर सेम, पहली कंडीशन हम ये लेते हैं, व्हेन मीडियम आर सेम, व्हेन मीडियम आर सेम एट बोथ साइड, दोनों तरफ जो है, ठीक है, मीडियम आपका क्या हो, सेम हो। अगर दोनों तरफ मीडियम सेम है तो किस तरह से बनाया जाता है, जरा देखिए फार्मूला। ये फार्मूला आपका इस तरह से बनेगा, N2 अपॉन, ये बनेगा आपका N2 अपॉन वी माइनस N1 अपॉन यू, ठीक है, N2 अपॉन वी माइनस N1 अपॉन यू, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा, सॉरी बच्चों, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, ठीक है, N माइनस 1 और ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, क्लियर। ये आपका लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया जब दोनों तरफ के मीडियम क्या हो, सेम हो, ठीक है। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, N, ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेंस का। ध्यान रखिएगा जब दोनों तरफ के मीडियम सेम हो तो ये जो N आ रहा है ना, ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका लेंस का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस किसके रिस्पेक्ट में, तो ये बाहर वाले मीडियम के रिस्पेक्ट में लेंस का क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्लियर है। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है R1 और R2 की, ठीक है, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरीके से लिया जाए। जरूरी नहीं है, यहाँ पर बहुत तरीके के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर लेने में प्रॉब्लम होती है। तो मैंने इस टाइप का एक न्यूमेरिकल लिया जहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा कि किस तरीके के लेंस के लिए आपको कैसा रेडियस ऑफ कर्वेचर लेना है, ठीक है। अभी हम बस नॉर्मली फॉर्मूले को देखते हैं। तो हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला जब दोनों तरफ के मीडियम सेम होते ये होता है, क्लियर है। N क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस होता है, क्लियर। जैसे देखिए अगर मान लीजिए कि ये है इस तरीके से, मान लीजिए लेंस है और दोनों तरफ के मीडियम सेम है, ये N1 ये N1 और इधर बीच में हमने ये कह दिया N2, ठीक है। तो ये N जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका,
लेंस का, यानी ये n2 है, किसके रेस्पेक्ट में होता है, n2 अपॉन n1 को क्या लिखा जाता है, n ही तो लिखा जाता है, ठीक है। तो ये बताया गया। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, एक कंडीशन हम बनाते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट, कंडीशन हम बनाते हैं इसी फॉर्मूले में कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, कहाँ है, इन्फिनिटी पे, u हमारा कहाँ है, इन्फिनिटी पे, तो आपको पता है कि इमेज कहाँ बनेगा, फाइनल इमेज जो बनेगी वो फोकस पे बनेगी। तो हमने ये कहा कि यहाँ पे जो इमेज बनी वो फोकस पे बनी। अब इन वैल्यू को यहाँ पे पुट करिए, v की जगह f पुट कर दीजिए, 1/f इक्वल टू 1/f, और u की जगह जब इन्फिनिटी पुट करिएगा तो 1/∞ कितना हो जाता है, 0। तो ये टर्म तो 0 हो गया, तो इक्वल टू क्या बचा, इक्वल टू बचा n-1 और ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, यानी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ध्यान रखिएगा, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस का, किसके रिस्पेक्ट में, बाहर जो भी मीडियम है उसके रिस्पेक्ट, यानी जिस मीडियम में वो रखा गया। दूसरे लैंग्वेज में जो न्यूमेरिकल होते हैं उसमें लैंग्वेज ये दी रहती है कि एक लेंस को इस मीडियम में रख दिया गया, तो वो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा किसके रिस्पेक्ट में, जिस मीडियम में वो रखा गया है। जैसे एयर में रखा गया तो एयर के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो ये बना 1/f इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस r2। ये भी लेंस मेकर फॉर्मूला है, ये भी लेंस मेकर फॉर्मूला के थ्रू आपको ये भी प्रूफ करवा सकता है। आपसे अगर वो कहता है कि लेंस मेकर फॉर्मूला प्रूफ कीजिए, सबसे पहले आपको ये प्रूफ करना है। अब आप क्वेश्चन में देखिए कि क्वेश्चन में आपसे यही बोला गया तो यहीं पर रुक जाइए, अगर ये बोला गया तो इस तरीके से यूज कीजिए। और इसके बाद अगर हम एक और चीज कर सकते हैं, कंपेरिजन। अगर इन दोनों इक्वेशन का कंपेरिजन करें तो देखिए, दोनों इक्वेशन का कंपेरिजन करें तो ये जो राइट हैंड साइड है दोनों में इक्वल है, n-1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2, यहाँ भी n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। तो अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो बाई कंपैरिजन, अगर मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दूं, इक्वेशन सेकंड कह दूं, ठीक है, तो बाई कंपैरिजन अगर हम कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन के थ्रू 1/f किसके इक्वल आ जाएगा, ये 1/f इक्वल आ जाएगा 1/v माइनस 1/u। तो लेंस मेकर फॉर्मूला से हमें 3 रिजल्ट मिलते हैं बच्चों, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लेंस मेकर फॉर्मूला आपसे अगर पेपर में प्रूफ करने के लिए कहता है, ये भी है, ठीक है, ये भी लेंस मेकर फॉर्मूला। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यूज होगा, ये जो आपका ये जो फॉर्मूला है ये न्यूमेरिकल्स में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। या आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों। अब आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अभी आपने देखा जब लेंस के दोनों तरफ के मीडियम सेम हो तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या बना, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू n-1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। या आपने उसे मॉडिफाई किया 1/f इक्वल टू n-1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। और बाई कंपैरिजन दोनों इक्वेशन का हमने कंपैरिजन किया तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। अब दोनों तरफ के मीडियम जब डिफरेंट हो, जैसे अगर मान लीजिए कि ये लेंस है आपका और ये जो दोनों तरफ के जो मीडियम डिफरेंट होते हैं, तो आप इसको आराम से इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। देखिए जरा, अगर मैंने इस मीडियम को n1 कह दिया, ये मीडियम n2 है और ये मीडियम n3 है। अब देखिए दोनों तरफ के मीडियम डिफरेंट है और अब हमें रिफ्रैक्शन, लेंस के थ्रू क्या होता है, लेंस के थ्रू लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। भाई मैंने सरफेस लिया कॉनकेव, तो हमें यही देखना है कि उन सरफेस के थ्रू, अब आप कहिएगा कि ये तो मिरर है, रिफ्लेक्शन होना चाहिए। सरफेस, कॉनकेव सरफेस मतलब ये इधर ग्लास हो गया पूरा, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको रिफ्रैक्शन फॉर्मूला कॉनकेव या कॉन्वेक्स सरफेस का लिखा है, इसका मतलब है इधर ग्लास है जो इस फॉर्म में है। अब लाइट इधर अंदर जाएगी तो किसका काम करेगी, रिफ्रैक्शन का ही काम करेगी, इसलिए रिफ्रैक्शन फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। पहले हमने दोनों सरफेस के लिए देखा, अब लेंस के लिए देख रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब जरा यहाँ देखिए, इसके लिए किस तरह से रिफ्रैक्शन फॉर्मूला बनता है, ये आपका बनेगा n3/v माइनस n1/u। देखिए आप इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं, इमेज इस साइड में, ठीक है, तो n3/v, ठीक है, n1 इधर ऑब्जेक्ट तो n1/u, क्लियर। n3/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r1 माइनस n2 माइनस n3, एक बार इसमें से इसे माइनस कीजिए तो n2 माइनस n1 अपॉन r1 और n2 माइनस n3 अपॉन r2, ठीक है। ये आपका रिफ्रैक्शन फॉर्मूला है ऐसे लेंस के लिए जब वो लेंस इस तरीके के मीडियम में रखा हो कि दोनों तरफ के उसके मीडियम क्या हो, डिफरेंट हो, व्हेन मीडियम्स आर डिफरेंट एट बोथ साइड, ठीक है। ये कंडीशन याद रखिएगा। क्या कंडीशन है इसकी, कि व्हेन मीडियम आर डिफरेंट, व्हेन मीडियम आर डिफरेंट, जब दोनों तरफ के मीडियम क्या हो बच्चों, डिफरेंट हो। अगर दोनों तरफ के मीडियम डिफरेंट होते हैं तो हम इस तरीके से फॉर्मूले को यूज करते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पर अगर दोबारा मैं वही कंडीशन लाने चाहूँ कि दोनों तरफ के मीडियम सेम है तो अपने आप कंडीशन आ जाएगी। देखिए अब अगर यहाँ पे हम इस तरह से, अगर मैं कहूँ कि दोनों तरफ के मीडियम सेम है, ठीक है, आपसे ये प्रूफ करवाएगा। जैसे मान लीजिए आपको प्रूफ करवाया कि रिफ्रैक्शन फॉर्मूला प्रूफ करिए
जब दोनों तरफ के मीडियम डिफरेंट हो। तो आप इसने प्रूफ कर दिया। फिर आपसे क्वेश्चन में ये कहेगा कि इसी के थ्रू आप ये बताइए कि जब दोनों तरफ के मीडियम, इसी फॉर्मूले से जब दोनों तरफ के मीडियम सेम हो जाए तो किस तरह से ड्राइव होगा। अब अगर दोनों तरफ के मीडियम सेम हो जाए तो n1 किसके इक्वल हो जाएगा, n3 के। अब n1 अगर n3 के इक्वल हो जाएगा तो n3 की जगह आप n1 पुट करिए, n1/v माइनस n1/u। हम वही कंडीशन लाना चाहते हैं जो अभी हमने पढ़ा कि दोनों तरफ के मीडियम सेम हो। वो कंडीशन किस तरह से इससे भी ला सकते हैं। देखिए दोनों तरफ के अगर मीडियम सेम कर दो, n1 = n3, और मुझे वही फॉर्मूला लाना है जो अभी हमने देखा था, ठीक है। तो n3 की जगह n1 पुट कर दिया, n1/v माइनस n1/u इक्वल टू यहाँ पे n2 माइनस n1/r1, और यहाँ पर माइनस n2 माइनस n3 की जगह n1 पुट कर दिया r2, ठीक है बच्चों। n1 यहाँ से क्या आ गया कॉमन, तो यह बचा आपका 1/v माइनस 1/u इक्वल टू यहाँ से n2 माइनस n1, तो बच्चों क्या आ गया कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। n1 ब्रैकेट 1/v माइनस 1/u, ठीक है। यहाँ से आप n1 कॉमन ले लीजिए। अगर n1 इन ब्रैकेट में से कॉमन लीजिएगा तो क्या बनेगा, ये n2/n1 और माइनस 1। यहाँ से n1 कॉमन ले लेते हैं, n2 के नीचे क्या आ गया n1 माइनस 1 और ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। n1 से n1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 1/v माइनस 1/u, और n2/n1 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, n, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। n2/n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, -1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, लेंस का, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बाहर वाले मीडियम के यानी एयर के कंपैरिजन में, और ब्रैकेट में 1/r1 माइनस r2। तो जब मीडियम डिफरेंट थे तो हमने ये फॉर्मूला देखा, इसी फॉर्मूले से जब हम मीडियम सेम हो जाए तो हमने वही फॉर्मूला लिया है जो अभी हमने पढ़ा कि जब मीडियम सेम होते तो क्या होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू n1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जब मीडियम डिफरेंट है तो भी मैंने फॉर्मूला बता दिया ये, और जब मीडियम डिफरेंट हो और उसी से अगर दोनों तरफ के मीडियम सेम हो जाए फॉर्मूला ड्राइव करना हो तो इस तरह से कर सकते हैं, क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं इसमें अभी हमने क्या पढ़ा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन फार्मूला, फिर हमने जो लेंस है उसके लिए रिफ्रैक्शन फार्मूला पढ़ लिया जिसे हम लेंस मेकर फार्मूला भी कहते हैं थिन लेंस के लिए, ठीक है। अगला हम बात करते हैं कि फोकल लेंथ, जो इस लेंस की फोकल लेंथ है वो किस तरीके से इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगी। एक फॉर्मूला भी 1/f आया था ना, 1/f इक्वल टू, ये फॉर्मूला आया था 1/f इक्वल टू n-1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2, कैसे, जब u को इन्फिनिटी और v की जगह f रखा था। अब वही हमें पता करना है कि फोकल लेंथ जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे किस तरीके से डिपेंड करती है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन आपसे पूछा जा सकता है, ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल में तो ज़्यादा यूज नहीं होता है लेकिन ये कंडीशन, तीनों कंडीशन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से डिफाइन करिएगा। तो अब हमारा अगला कंडीशन है व्हेन डिपेंडेंस ऑफ, ठीक है, डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ, डिपेंडेंस ऑफ, ये हमारा कौन सा है, चलिए कोई भी, ये हमारा, ये फर्स्ट मैंने लिख दिया है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है। लेंस मेकर फार्मूला में एक थर्ड पार्ट हमने पढ़ा था, तो 1, 2 और 3, और ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया, और ये अब हमारा 5वां कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नंबर वाइज कर रहे हैं हम। डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ, डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑन RI यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर किस तरीके से लेंस की फोकल लेंथ डिपेंड करती है। तो इसमें 3 कंडीशन होती है। जब आप अपने लेंस को, पहले तो आप अपने लेंस को when lens immerse in a liquid, when lens immerse in a liquid, जब लेंस को एक लिक्विड में क्या कर दिया गया, इमर्स कर दिया गया, हुज, अब हुज जिसका, ठीक है। अब यहाँ से 3 कंडीशन बनेगी। लेंस को तो हमने लिक्विड के अंदर इमर्स कर दिया, अब कैसे लिक्विड के अंदर इमर्स किया, तो यहाँ से 3 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन ये बनती है कि जब आपने ऐसे लिक्विड में इमर्स किया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, यानी उस लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है, लिक्विड का एयर के कंपैरिजन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। किससे? 3 कंडीशन में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि फोकल लेंथ जो है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कैसे डिपेंड करता है। तो आपने उसको उठाकर किसी लिक्विड में डाल दिया, लिक्विड में डालने का मतलब आपने किसी और मीडियम में डाल दिया, ठीक है। तो अगर उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, एक कंडीशन ये। दूसरा, जब लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा हो, और थर्ड हमारा ये हो जाएगा कि जब लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, ये 3 कंडीशन बनती है। तो इन 3 कंडीशनों में फोकल लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, फोकल लेंथ पे जो है वो किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन को हम देखते हैं सबसे पहले, ANL, यानी जब लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या हो, कम हो। ठीक है, अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब लेंस एयर में था तो जो फोकल लेंथ होगा, ठीक है, या जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा लेंस का, वो एयर के कंपैरिजन में। अब जब लेंस चला गया लिक्विड के अंदर, लेंस गया यानी ग्लास, लेंस का मतलब है ग्लास, जब ग्लास आपका गया, ग्लास का मतलब यहाँ पे जी क्यों लिख रहा हूँ, जी इसलिए लिख रहा हूँ, ग्लास का मतलब है लेंस से, किससे है, लेंस से। ठीक है, तो जब आपका ये ग्लास या लेंस जब लिक्विड के अंदर गया तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब किसके कंपैरिजन में निकालेंगे भाई, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये जो n लेते हैं, ये ग्लास का तो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी लेंस का तो होता है, लेकिन किसका कंपैरिजन में, जिस मीडियम में वो रखा गया, जैसे एयर के कंपैरिजन में। अब इस कंडीशन में उसे उठा के लिक्विड में कर दिया गया, तो लिक्विड में जब उसे रख दिया गया तो लिक्विड के कंपैरिजन में ही तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, यानी अब हम ये निकालेंगे LNG, यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब वो लिक्विड के अंदर नहीं था। समझने की कोशिश करिए, जब वो लिक्विड के अंदर नहीं था, वो एयर में था, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के कंपैरिजन में होता है। लेकिन जब हमने उसे लिक्विड के अंदर डाल दिया तो अब ग्लास का, उसी लेंस का, ग्लास मतलब लेंस, उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके कंपैरिजन में होगा, लिक्विड के कंपैरिजन। यहाँ पे L का मतलब लिक्विड, ध्यान रखिएगा, लिक्विड के कंपैरिजन में। ठीक है, तो किस तरह से लिखेंगे इसे, अब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड के कंपैरिजन में, आपने फर्स्ट क्लास से सीखा इसे किस तरह से लिखते हैं, यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, जिसके कंपैरिजन में उसे कहाँ लिखते हैं, नीचे, यानी लिक्विड के कंपैरिजन में, तो लिक्विड का नीचे लिख दिया। अब आप मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पर ये वैल्यू जो ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्रेटर है और ये वैल्यू कम है, तो जब न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर लेस है, तो यहाँ पर डिवाइड करिएगा तो ये वैल्यू 1 से क्या आएगी, बड़ी आएगी, 1 से छोटी आएगी, तो ये वैल्यू 1 से ग्रेटर आएगा। भाई यहाँ पे इसका न्यूमरेटर 4 है मान लीजिए और डिनोमिनेटर लेस है, देखिए डिवाइड करिएगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी ग्रेटर देन क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि LNG जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा। एक तो हमें ये पता चला, क्लियर है, LNG ग्रेटर देन 1 होगा, क्लियर। LNG ग्रेटर देन 1 का मतलब आप समझ जाइएगा कि अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड के कंपैरिजन में जो है वो ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ग्लास को ऐसे लिक्विड के अंदर इमर्स किया गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ग्लास के कंपैरिजन में क्या है, लेस है, इसका मतलब ये हो गया, क्लियर। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ग्रेटर होता है, किसी भी मीडियम का, अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बात करें, किसी पर्टिकुलर मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 होता है, क्योंकि एयर का तो 1 होता है, एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1। भाई एयर के कंपैरिजन में, वैक्यूम के कंपैरिजन में लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 होगा। अब जरा यहाँ पर समझिए, LNG, अगर मैं LNG का, ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब लिक्विड में है, ठीक है, और ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब वो एयर में था, इन दोनों का कंपैरिजन करो, यानी ये पहली वो कंडीशन जब वो एयर में रखा हुआ है लेंस आपका, और ये वो कंडीशन जब उस ग्लास को यानी लेंस को उठाकर आपने लिक्विड के अंदर रख दिया। ठीक है, अब एक बात बताइए, ANG की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग है, ग्रेटर देन 1 ही होगा, 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी है, मान लीजिए 1.5 है, ठीक है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1 पॉइंट समथिंग है, 1.3 है मान लीजिए। डिवाइड करिएगा तो डिवाइड करने पर ये वैल्यू 1.5 से अब लेस हो जाएगी, डिवाइड करने पर ये वैल्यू जो आएगी वो कैसी आएगी, वो इस तरीके की वैल्यू आएगी जो हमेशा 1.5 से क्या रहेगी, कम रहेगी। भाई अगर मान लीजिए ऊपर 4 है और नीचे 3 है, डिवाइड करिएगा, डिवाइड करके जो भी आया ये इस न्यूमरेटर से क्या रहेगा, कम ही रहेगा। या आप ये कह सकते हैं इस तरह से समझिए कि LNG, ठीक है, हम निकाल रहे हैं और ग्लास का हमने रख दिया ग्रेटर देन 1, 1.5 रखा, ठीक है, और इसका हमने 1.3 रख दिया। अब वैल्यू को अगर निकालिएगा तो जो भी वैल्यू आएगी वो किससे कम आएगा, LNG की वैल्यू किससे कम हो जाएगी, LNG की वैल्यू इस ANG से कम आएगी। 1.5 में 1.3 से अगर डिवाइड करिएगा तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1.1 आया, कितना आया 1.1। भाई पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए और 13 में 15 से डिवाइड करिए तो कितना आया 1.1। 1.1 क्या है समझने की कोशिश करिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जो 1.1 है ये वैल्यू जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1.5, इससे क्या आ रहा है, कम आ रहा है, क्या आ रहा है, कम आ रहा है। यानी यहाँ पर हुआ क्या कि जब आपने लिक्विड के, ऐसे लिक्विड के अंदर रखा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, ठीक है, तो एक तो ये पता चला हमें कि ग्लास का जब उसे अंदर रख दिया जाएगा तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब लिक्विड के कंपैरिजन में लेस देन क्या होगा, सॉरी ग्रेटर देन 1 होगा। दूसरा, अगर हम कंपैरिजन करें अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है, पहले एयर में और अब
लिक्विड के अंदर। तो दिख रहा है हमें ये कि अगर हम ये वैल्यू पुट करें और ये वैल्यू ग्रेटर है ANG वाली और ये वैल्यू लेस है, ठीक है भाई, ग्रेटर दिया हुआ है, हम डिवाइड करेंगे तो जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो इस वाले वैल्यू से क्या आएगी, कम आएगी। यानी LNG का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड के अंदर जो आएगा वो क्या आएगा, लेस देन आएगा किससे, ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के कंपैरिजन में। आप फिर से समझिए इस चीज़ को, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं टाइम ले सकता हूँ, आराम से आप लोग समझिए, ठीक है ना, क्योंकि आपको समझना जरूरी है। पहली कंडीशन ये बोली गई थी कि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने ऐसे लिक्विड में इमर्स किया जहां पर उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के कंपैरिजन में जो है वो लेस है ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के कंपैरिजन से, ठीक है, यानी ये कम है। हमने ये वैल्यू रखा इस तरह से, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब हम निकाल रहे हैं, भाई ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, लेकिन ये किसका, ग्लास का होता है, लेंस का होता है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, बाहर वाले मीडियम। अब मीडियम किस में रखा गया, लिक्विड में, तो हमने इस तरह से लिखा, ये वैल्यू आई, ये ग्रेटर है, तो हमने ये कहा LNG ग्रेटर देन। अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि जब हमने लेंस को उठाकर लिक्विड के अंदर रख दिया, यानी ग्लास को उठाकर लिक्विड के अंदर रख दिया, अब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था उसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगा या कम होगा। यहाँ पे फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये वैल्यू पुट कीजिए, ग्रेटर देन 1, ये भी ग्रेटर देन, डिवाइड करिएगा तो ये जो वैल्यू आएगी वो इससे क्या आएगी, लेस ही तो आएगी। यानी ये LNG जो आएगा सॉल्व करके, LNG की वैल्यू इस ANG की वैल्यू से क्या आएगी, लेस, तो LNG की वैल्यू ANG से लेस। क्लियर है, ठीक है। अब ये आप कंक्लूजन रखिए कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हमने उसके लिक्विड के अंदर इमर्स कर दिया ग्लास को, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एयर के कंपैरिजन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था ग्लास का, उससे क्या है, कम है। क्लियर। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपने अभी ये फॉर्मूला पढ़ा 1/f इक्वल टू 1/f इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2, ये पढ़ा आपने। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले हम एयर के जब ग्लास आपका एयर में रखा हुआ है, ग्लास आपका कहाँ रखा हुआ है, एयर में, तब हम फोकल लेंथ निकाल रहे हैं, ठीक है, किसका, लेंस का या ग्लास का। तो 1/fa लिख दिया, यहाँ पर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, एयर, ग्लास मतलब लेंस है, ध्यान रखिएगा, -1 और ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है, ये आपने लिखा। सेकंड आप लिखिए, ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब आप लिखिए जब उसे लिक्विड के अंदर इमर्स कर दिया गया, तो लिक्विड के अंदर जाने पर अब फोकल लेंथ कितना हो गया, ये एयर में था, ये लिक्विड में है, ठीक है। तो अब लिक्विड के अंदर इमर्स किया गया ना, तो लिक्विड के अंदर जब इमर्स किया कर दिया गया उसे, तो अब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके कंपैरिजन में चेक करेंगे, लिक्विड के कंपैरिजन में, LNG -1 और ये तो एज इट इज रहेगा R1 माइनस R2, ठीक है बच्चों। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए केवल। चलिए बच्चों, अब आगे देखिए, दो इक्वेशन हमने बनाए हैं, इन दोनों इक्वेशन को आगे हम देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। आपने दो बना लिया, एक एयर में फोकल लेंथ और एक लिक्विड में फोकल लेंथ। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड करेंगे, यानी इस इक्वेशन फर्स्ट में, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में डिवाइड कर दें किससे, इक्वेशन सेकंड से। इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम डिवाइड करेंगे तो होगा क्या, FA तो नीचे आ जाएगा और FL कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये इससे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल, क्योंकि सेम टू सेम, और ANG -1 ऊपर, ANG -1 ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, LNG -1। अब आपने अभी एक रिलेशन पढ़ा, ये हमारा डिवाइड करने पर आया। अब आपने एक रिलेशन पढ़ा LNG, देखिए ये कैसे आया, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 1/fa के नीचे 1/fa लाएंगे तो FA तो नीचे आ जाएगा, FL कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, इससे ये वैल्यू कैंसिल, ANG -1 में हम LNG -1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आ गया, ठीक है। अब आपने अभी ये कंडीशन पढ़ा कि LNG जो है वो लेस देन है ANG से। यहाँ पे देखिए दोनों में -1 है, तो मैंने क्या किया, यहाँ भी -1 सब्ट्रैक्ट कर दिया और यहाँ भी मैंने -1 कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, इस तरीके से दोनों तरफ -1, ठीक है। अब ANG -1 और इसके नीचे मैं इसको ले आया LNG -1, तो ये यहाँ पे क्या आ गया, 1 आया, यानी ANG -1 अपॉन LNG -1 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन किससे आ रही है, 1 आ रही है, ग्रेटर देन 1। अब ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू FL/FA के इक्वल है, तो मैंने 1 और इस वैल्यू को यहाँ की जगह मैंने ANG -1 और LNG -1 की जगह ये वैल्यू पुट कर दिया, यानी FL/FA, ठीक है, यानी FL/FA जो है वो ग्रेटर देन 1 है। यहाँ से अगर FL की वैल्यू हम निकालें, FL और FA को इधर पहुँचा दे, तो क्या रिलेशन आ रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है
कि FL ग्रेटर देन है FA से। इसका मतलब ये हो गया कि जब आपने ग्लास को लिक्विड के अंदर इमर्स किया तो इमर्स करने से अब उसकी फोकल लेंथ क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है इन कंपैरिजन टू एयर। ठीक है, तो हमारा यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है बच्चों कि जब आप फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, यानी जब आपकी ये कंडीशन हो, ठीक है, यानी आप अगर ऐसे लिक्विड में इमर्स कर रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के एयर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था उससे कम है, सॉरी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एयर के कंपैरिजन में है उससे कम है, तो होगा क्या, जब आप इमर्स करेंगे तो आपकी फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाएगी इन कंपैरिजन टू एयर। ये आपका रिलेशन निकल गया, मेन आपका ये कॉन्सेप्ट है। कंक्लूजन क्लियर है, यानी जब आप ऐसे लिक्विड में इमर्स कर रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके कंपैरिजन में, एयर के कंपैरिजन में, उससे अगर कम है, ठीक है, तो आप जब डुबोएंगे तो डुबोते ही आपके क्या होगा, इमर्स करते ही क्या होगा कि उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड में जाने पर, सॉरी उस ग्लास का फोकल लेंथ उस लिक्विड में जाने पर इंक्रीज हो जाएगा इन कंपैरिजन टू जब वो एयर में था। क्लियर है, और नेचर आपका वही रहेगा, ध्यान रखिएगा, फोकल लेंथ तो इंक्रीज, फोकल लेंथ क्या हो रहा है, फोकल लेंथ बच्चों आपका इंक्रीज हो जा रहा है, फोकल लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज। ठीक है, और आपका जो नेचर है वो सेम रहेगा। नेचर सेम रहने का मतलब है कि यहाँ पे साइन तो चेंज हुआ नहीं। ठीक है, तो नेचर सेम होने का मतलब मान लीजिए कि अगर वो पहले कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहा था बाहर में, तो अगर आप इस तरीके के लिक्विड में इमर्स करिएगा तो भी अंदर जाने पर भी वो कॉन्वेक्स लेंस के तरह ही बिहेव करेगा, लेकिन उसका फोकल लेंथ जो हो जाएगा वो पहले के कंपेरिजन में क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। चलिए अब हम लोग सेकंड कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। तो आप इतना अगर ध्यान नहीं रखते हैं, ये आपको प्रूफ भी करने के लिए आ जाएगा, पेपर में प्रूफ करने के लिए आता है कि बताइए किस तरह से इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेंगी, किस तरीके से लिखना है, क्या करना है। क्लियर, अब हम लोग सेकंड के ऊपर बात करते हैं, जो सेकंड कंडीशन थी हमारी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने की कोशिश करिएगा, एक दो बार वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, सेकंड, अब देखिए सेकंड कंडीशन है हमारी ये कि ANG इस बार ANL जो है, यानी ऐसे लिक्विड में इमर्स किया गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या है, सॉरी ग्रेटर है, लेंस वाला तो हमने ले लिया, ग्रेटर है। इस बार ऐसे लिक्विड में इमर्स किया गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा है। तो अब देखिए क्या होगा, अगर ज़्यादा है तो LNG निकालिए, यानी जब डुबो दिया गया तो डुबोने पर आप इस तरह से समझिए, पहले ये लेंस आपका एयर में था, ये किस में था, एयर में। ठीक है, ये एयर है और इसमें आपका लेंस था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी था। ठीक है, अब इसे जब डुबो दिया गया किसके अंदर, इसे अब डुबो दिया गया ये आपके लिक्विड के अंदर। ठीक है, तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ ले रहे थे किसके कंपैरिजन में, एयर के कंपैरिजन में ले रहे थे, ANG। क्यों, यहाँ पे मीडियम एयर था, अब तो मीडियम किस मीडियम में रखा गया, लिक्विड में रखा गया, किस में रखा गया, लिक्विड में। तो अब इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लेंगे किसके कंपैरिजन में, लिक्विड के कम, जिस मीडियम में रखा जाता है उस मीडियम के कंपैरिजन में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं। ठीक है, LNG की वैल्यू को कैसे लिख सकते हैं, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, ग्लास का ना, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं उसे ऊपर, जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं, किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, लिक्विड से, तो जिससे कंपैरिजन करते हैं उसे कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। जिसको ये बातें भी समझ में नहीं आ रही है वो पहले लेक्चर में जो न्यूमेरिकल सीरीज जो पार्ट 1 है, ठीक है, उसमें जाएगा तो उसमें आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब जरा यहाँ देखिए, ये वैल्यू लेस है और ये वैल्यू ग्रेटर है। ठीक है, यानी इस बार क्या है कि न्यूमरेटर जो है आपका वो आपका लेस है, जैसे देखिए न्यूमरेटर मान लीजिए 3 है और डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर है 4 है, तो आप डिवाइड करिएगा तो ग्रेटर देन 1 आएगा, लेस देन 1 आएगा, क्या आएगा, लेस देन 1, 0 पॉइंट समथिंग आएगा तो लेस देन 1 होगा। यानी इस कंडीशन में जब अगर ये छोटा हो जाए, सॉरी ये आपका हाँ स्मॉलर हो जाए और ये ग्रेटर हो जाए, तो इस कंडीशन में LNG की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी, ग्रेटर देन 1 नहीं, लेस देन 1। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट आपको समझ में, अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए, भाई ये कम है तो ये कम, तो एक वैल्यू कम ले लीजिए 3 और इसको ज़्यादा ले लीजिए। अब ये खुद देखिए कि ये ग्रेटर देन 1 होगा, ये लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 तो लेस देन LNG की वैल्यू 1 से कम होगी तो लेस देन 1 लिख दिया। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखिए लिक्विड के अंदर जब ये गया तो लिक्विड के अंदर जाने पर इस लेंस का फोकल लेंथ निकाले, मान लीजिए लिक्विड के अंदर जाने पर इसका फोकल लेंथ कितना है, FL है। ठीक है, तो FL निकालिए 1/FL, फोकल लेंथ इस तरह से तो निकालेंगे n-1 और n किसका, कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, भाई जिस मीडियम में, भाई n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो होता है लेंस का, लेकिन किसके कंपैरिजन में, जिस मीडियम में वो रखा जाता है। ठीक है, जो सिंपल अपने फॉर्मूला इस तरह से पढ़ते हैं 1/v - 1/u n-1,
यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एयर के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पर आप रखिए फॉर्मूले में n-1, तो n-1 यानी n ही लिखा है हमने ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन किसके कंपैरिजन में, लिक्विड के कंपैरिजन में। तो Lng-1 भाई इस फॉर्मूले से लिख रहा हूँ मैं आपको, देखिए 1/, ये मैंने लिखा 1/f इक्वल टू n-1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। मैं बार बार ये चीज़ों को कॉन्सेप्ट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। n यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, लेंस का, किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के। तो इस तरह से लिखा 1/r1 माइनस 1/r2। अब मुझे ये बताइए ये वैल्यू कैसी है, 1 से कम है। जब 1 से कम है ये वैल्यू, मान लीजिए 0 पॉइंट समथिंग है, 1 से कम, तो ये वैल्यू जब सॉल्व करिएगा, ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करिएगा, तो ये ब्रैकेट सॉल्व होकर प्लस में आंसर देगा, माइनस में देगा, माइनस में देगा। भाई ये वैल्यू 1 से भी कम है, यानी 0 पॉइंट समथिंग है मान लीजिए, तो जब माइनस करिएगा तो सॉल्व करके ये माइनस में आंसर आएगा ना, किस में आएगा, माइनस में। यानी यहाँ पर FL की वैल्यू जो है वो सॉल्व करके किस में आएगी, नेगेटिव आएगी। क्या आएगी, नेगेटिव। यानी स्टार्टिंग में जो FA था वो तो पॉजिटिव था, लेकिन अब जब इधर आया तो ये साइन इसका क्या हो गया, चेंज हो गया, यानी माइनस हो गया। जब साइन चेंज हो गया तो इसका मतलब ये क्या बताता है, इसका मतलब ये बताता है कि नेचर भी चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया, नेचर। जब साइन चेंज हो जाता है, भाई हम जानते हैं कॉन्वेक्स के लिए F की वैल्यू किस में होती है, पॉजिटिव, और कॉन्केव के लिए F की वैल्यू किस में होती है, नेगेटिव होती है। यानी जब भी साइन चेंज होते हैं, साइन क्या होते हैं बच्चों, चेंज होते हैं, तो चेंज होने पर क्या होता है, नेचर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले प्लस में था और अब यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे, FL किस में आ रहा है, माइनस में, यानी नेचर क्या हो गया, चेंज हो गया। यानी इसका मतलब ये है कि जब आप ऐसे लिक्विड के अंदर इमर्स करेंगे, जब आप लेंस को ऐसे लिक्विड के अंदर इमर्स करेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन हो ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका नेचर चेंज हो जाएगा। यानी अगर वो कॉन्केव था, नेचर चेंज, इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए वो कॉन्केव था तो कॉन्केव से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉन्वेक्स में, और अगर वो कॉन्वेक्स है, ठीक है, तो कॉन्वेक्स से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कॉन्केव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हमारा लास्ट कंडीशन है, लास्ट कंडीशन को भी समझ लीजिए, थर्ड कंडीशन है, उसके बाद तीनों के एक बार कंक्लूजन को ले लेंगे। थर्ड कंडीशन था दोनों इक्वल है, डायरेक्ट निकालिए LNG निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ANG/ANL, दोनों इक्वल है तो LNG की वैल्यू कितनी आ गई, 1। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, फोकल लेंथ निकालिए उस लिक्विड के अंदर, तो 1/FL इक्वल टू LNG-1 और ब्रैकेट 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। LNG की वैल्यू 1 - 1 ब्रैकेट 1/R1 बच्चों माइनस 1/R2, ये वैल्यू कितनी हो गई, 0। 1/FL, ठीक है, 1/FL कितना आया, 0 के इक्वल है, या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/0 इक्वल टू FL, और 1/0 क्या हो गया, इन्फिनिटी। FL की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, इन्फिनिटी के। अब अगर इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी किसका फोकल लेंथ होता है, इन्फिनिटी जो है वो प्लेन, जो हमारा सरफेस है, प्लेन मिरर है, उसका हमारा क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। यानी जब आप ऐसे लिक्विड के अंदर लेंस को इमर्स करेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल हो, तो उस कंडीशन में आपका जो लेंस है वो प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, प्लेन मिरर की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बिहेव एज अ प्लेन मिरर, या प्लेन सरफेस भी कह सकते हैं, प्लेन सरफेस की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा, और प्लेन मिरर, ठीक है बच्चों, क्लियर। तो हमने 3 कंडीशन देखा, 3 कंडीशन में हमने चीज़ों को समझा। तो एक बार पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर तीनों के कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। चलिए अब हमने तीनों कॉन्सेप्ट में क्या देखा तो उसे हम देख लेते हैं एक बार। देखिए बच्चों, पहले कंडीशन में आपने देखा कि जब लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इस कंडीशन में फोकल लेंथ इंक्रीज लिक्विड के अंदर, ठीक है। FL जो है वो क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। या मैं इसे ऐसे लिख दूं, FL जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा FA से, यानी फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और नेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा, नेचर सेम, ठीक है। दूसरे कंडीशन में क्या देखा आपने, नेचर चेंज होने का मतलब है यहाँ पे है कि अगर वो बाहर में कॉन्केव की तरह बिहेव करे तो अंदर आने पे किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स की तरह, और अगर
बाहर कॉन्वेक्स की तरह बिहेव कर रहा है तो अंदर आने पे किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉनकेव की तरह, ठीक है। और इस कंडीशन में वो किसकी तरह बिहेव करेगा, प्लेन सरफेस की तरह, प्लेन सरफेस और प्लेन मिरर, ठीक है। क्यों, यहाँ पे फोकल लेंथ कितना हो जाता है, यहाँ पे फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्लेन सरफेस और प्लेन मिरर की तरह। क्लियर है बच्चों? आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, अब हमारा 6th कॉन्सेप्ट है, 5 कॉन्सेप्ट हमने जाने। अब हमारा छठा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है। क्या है, फोकल लेंथ, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आ जाता है, फोकल लेंथ, ठीक है, ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड के थ्रू जो है आपको क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है, किसका, कॉन्वेक्स लेंस का। अब इसमें होता है क्या, मैं आप लोगों को थोड़ा समझा दूं, ठीक है ना। देखिए, एक तो आपका ऑब्जेक्ट होता है और एक होता है आपका स्क्रीन। क्या होता है, ये मान लीजिए स्क्रीन है, या इसे पिन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पिन बोला जाता है। और ये आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो इसे पिन भी बोला जाता है कि 2 पिन P1 एंड P2, ठीक है। और यहाँ पर लेंस की 2 कंडीशंस को लिया जाता है, 2 पोजीशन को। मान लीजिए एक बार यहाँ पे लिया और एक बार हमने, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा अभी, ठीक है ना, 2 पोजीशन को हमने लिया। तो ये जो दोनों पोजीशन हमने लिया अलग अलग, इन पोजीशन के बीच की डिस्टेंस को तो D कहते हैं। क्या कहते हैं, D। और ये जो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों पिन के जो बीच का डिस्टेंस है, पिन भी कहते हैं, पिन, ठीक है। तो पिन 1 और ये पिन 2, ठीक है, इनके बीच के डिस्टेंस को A कहते हैं। क्या कहते हैं, A। अब फॉर्मूला किस तरह से बनाते हैं इससे हम, तो ये फॉर्मूला बनता है F इक्वल टू, फोकल लेंथ निकालते हैं, F इक्वल टू A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 4A, ये हमारा फॉर्मूला था। तो आप ध्यान रखिएगा कि A क्या होता है, A ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस होती है, और D जो होता है, जो कॉन्वेक्स लेंस की 2 पोजीशन हमने लिया है वो होता है। और इस कंडीशन के थ्रू हम फोकल लेंथ तभी निकाल सकते हैं जब आपका जो A है, ये जो पिन ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच, यानी दोनों पिन के बीच की जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन हो इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ के 4 टाइम्स से क्या हो, ग्रेटर हो। इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ के 4 टाइम्स से अगर ग्रेटर है इसके बीच की डिस्टेंस, तो ही हम इस मेथड से जो है हमें, मतलब ये जो डेरिवेशन है ये जो हमारा है एग्जिस्ट करता है। क्लियर है, जब ये कंडीशन अप्लाई होती है। क्लियर, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ये आप फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब 7th कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ, कॉम्बिनेशन ऑफ कंबाइंड फोकल लेंथ। कंबाइंड फोकल लेंथ, जब हम 2 लेंसेज को कॉम्बिनेशन करवाए, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंस, तो किस तरीके से यहाँ पे यूज होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ, कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 2 लेंसेज, 2 लेंसेज है और उनके कॉम्बिनेशन का हमें क्या निकालना है, कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 2 लेंसेज। 2 लेंसेज हमने लिए, दोनों लेंसेज के कॉम्बिनेशन का हमें फोकल लेंथ निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बना है बच्चों, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जरूरी नहीं कि हमेशा कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉन्वेक्स के अलावा एक कॉन्वेक्स होता है, एक कॉनकेव हो सकता है। तो मैं छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूँ। कॉन्वेक्स, जब भी कॉन्वेक्स की बात होती है लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस की, तो F किस में लेना है आपको, पॉजिटिव। और कॉनकेव की बात होती है तो F को किस में लेना है आपको, नेगेटिव लेना है, ठीक है। F क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव भी हो सकता है, दोनों कॉन्वेक्स हो सकते हैं। तो आपको फॉर्मूला बस ये ध्यान रखना है कि जो कंबाइंड जो आपका सिस्टम बना, जैसे यहाँ पर ये किसके लिए बना, ये मान लीजिए इस तरह से 2 लेंस आपको देगा, तो ये दोनों मिलकर कॉम्बिनेशन हो गया। अब ये दोनों अगर सिंगल की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो सिंगल सिस्टम का फोकल लेंथ कितना होगा, उसके लिए हमने ये फॉर्मूला बनाया। क्लियर है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, मैं इस डायग्राम को भी इस तरह से रहने दे रहा हूँ। क्लियर। अब यहाँ से एक और फॉर्मूला बन सकता है पावर का। आपने 10th क्लास में पढ़ा ही है कि P इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। क्या होता है, 1/f, या हम इसे ऐसे भी लिखते हैं 100/f, जब ये सेंटीमीटर में हो। और यूनिट क्या होती है, यूनिट इसकी होती है डायोप्टर। क्या होती है, डायोप्टर। यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है, ठीक है। तो 100/f, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 1/f को इस तरह से लिख सकते हैं। 1/f को क्या लिख सकते हैं, अगर कंबाइंड पावर पूछी जाए इस सिस्टम की, कंबाइंड पावर, तो P इक्वल टू, और यहाँ पर 1/f यानी P1 प्लस P2, तो P इक्वल टू P1 प्लस P2। क्लियर, ठीक है। तो ये फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट मेथड से। किस लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ये कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 2 लेंसेज, 2 लेंसेज अगर हैं, पहले जो फॉर्मूला बनाया गया वो कॉन्वेक्स लेंसेज को लेकर बनाया गया इस तरीके से। अब यहाँ पे एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फोकल लेंथ चेंज लेने, एक बार प्लस में और एक माइनस में
यानी माइनस में इस तरीके से, ठीक है। वो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा आपका कॉन्वेक्स दिया हुआ है, कौन सा आपका कॉनकेव दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे। पावर 1/f होता है, तो इसी से पावर का फॉर्मूला हमने बना दिया P = P1 + P2, क्लियर। अब प्रिज्म का हम लोग, ठीक है, प्रिज्म के फॉर्मूले को जानेंगे, तो पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम प्रिज्म के फॉर्मूले को देखते हैं। चलिए बच्चों, अब यहाँ तक जो था वो लेंस से रिलेटेड था, जितना भी था, या रिफ्रैक्शन फार्मूला या फोकल लेंथ जो था उससे रिलेटेड था, ठीक है। अब हम प्रिज्म फार्मूले की बात करेंगे और प्रिज्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स है वो आते हैं प्रिज्म से, प्रिज्म से ही ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते भी है। तो आप लोग जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा बस उससे ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्रिज्म, ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं प्रिज्म कॉन्सेप्ट की, ठीक है ना। प्रिज्म जिससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो डिटेल में ना जाते हुए अब मैं आपको शॉर्ट टर्म में बताऊँगा किस तरीके से चीज़ों को यूज करना है, क्या करना है, ठीक है। ये हमने मान लीजिए एक रे लिया, इंसिडेंट रे, ये यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ये लाइट यहाँ से इसका रिफ्रैक्शन हुआ, फिर हमने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, मान लीजिए पूरे इस तरह से जा रहा है इस तरीके से, और ये इस तरह से चला गया, क्लियर। पहले तो एंगल जो बनता है वो नॉर्मल के साथ बनता है, ये आई बना। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम आई किधर लें, आई इस साइड लें या आई इस साइड लें। भाई बाहर से आप इंसिडेंट करवा रहे हो तो बाहर में नॉर्मल का कौन सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये नॉर्मल का पोर्शन तो प्रिज्म के अंदर है, तो आप इसके साथ एंगल बनाइए। जब अंदर गया, रिफ्रैक्ट हुआ, तो यहाँ पे एंगल आप किसके साथ बनाइएगा, इधर बनाइएगा, इधर बनाइएगा, तो आप नॉर्मल के साथ बनाइएगा। अगर आप मान लीजिए इस साइड बनाते हैं तो ये पार्ट तो बाहर निकल जा रहा है नॉर्मल का, हमें तो अंदर वाले नॉर्मल के साथ बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आर हो गया, ठीक है, इसको हमने आर डैश कहा। और ये अब यहाँ पे एंगल किसके साथ बनाइएगा, तो बाहर निकल रहा है ना, इमर्ज हो रहा है, तो बाहर में जो नॉर्मल का पार्ट है, नॉर्मल का बाहर में कौन सा पार्ट है, ये, तो इसके साथ ये एंगल बना, तो ये आई डैश हो गया। तो आई डैश, आर और आर डैश, इससे पहले आप ध्यान रखिएगा। ये स्टार्टिंग में जब रे आया था तो इसको जाना ऐसा चाहिए था, और जब ये फाइनली निकला तो इस तरह से निकला, तो कितना डेविएट हो गया, जाना इस तरीके से चाहिए था, लेकिन इस प्रिज्म ने इसे इतना डेविएट कर दिया। तो यहाँ जो ये एंगल बना इसी को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, ठीक है। अब प्रिज्म का जो फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं तो यहाँ से हमें कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट मिलते हैं, ठीक है ना, यानी कुछ टर्म मिलते हैं, वो टर्म आप ध्यान रखिएगा। कुछ रिलेशन फाइंड आउट होते हैं प्रिज्म के, जब फॉर्मूले को हम ड्राइव करते हैं तो कुछ रिलेशन हमें बीच में मिलते हैं, वही रिलेशन न्यूमेरिकल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन है, ये ध्यान रखिएगा, एंगल ऑफ डेविएशन, और ये प्रिज्म एंगल होगा जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। ए क्या है हमारा, प्रिज्म एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड इमर्जेंट एंगल, और ये वाले हमारे जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो सारे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, पहले मैं लिख दूँ क्या है ये, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन है। और ए हमारा क्या है, प्रिज्म एंगल है, क्या है, प्रिज्म एंगल, ठीक है, प्रिज्म एंगल है। अब रिलेशन हमें कुछ इस तरह से मिलते हैं, डेल इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस ए। एक तो रिलेशन हमें ये मिलता है जब हम ये फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, दूसरा हमें मिलता है आर प्लस आर डैश इक्वल टू ए, आर प्लस आर डैश इक्वल टू ए, ये फॉर्मूला मिलता है, ठीक है। अभी मैं प्रिज्म फार्मूले की बात करने से पहले मैं आपको मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन बताऊंगा, क्योंकि जो प्रिज्म फार्मूला होता है उसमें मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन ही आता है, ठीक है। तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन तो देखा, लेकिन मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या, उसे समझिए जरा। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की अगर हम बच्चों बात करें तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन में होगा क्या, जैसे ये ग्राफ बनता है, देखा गया है कि ये एंगल ऑफ डेविएशन की लाइन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की लाइन है। जब हम इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलता है, यानी ये पॉइंट, ये आप देख रहे हैं, ये जब नीचे आता है ना तो इस तरीके से ये फ्लैट नहीं होता, ये फ्लैट नहीं होता। फ्लैट होने का मतलब क्या हो गया, सिर्फ एक ही सिंगल ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल रहा है जिसमें भाई ये एंगल ऑफ डेविएशन की लाइन है, ये कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, कम होते होते एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचता है, सिर्फ एक ही सिंगल सर्टेन पॉइंट होता है जिस पर एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, मिनिमम होगा। अगर ये फ्लैट होता, मान लीजिए कि इस तरीके से आकर ये इस तरीके से जा रहा होता, तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिस पर एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो गया, मिनिमम हो गया। बहुत सारे ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस पर हमारा, जैसे ये पॉइंट भी हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस का, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बहुत सारे ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गए जिस पर हमें मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमें ग्राफ इस तरीके का मिलता है कि सिर्फ हमें सिंगल एक ही पॉइंट ऐसा मिल पाता है जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर हमारा जो है
जो डेविएशन है वो क्या हो, मिनिमम हो, सिंगल पॉइंट मिल पाता है, यानी एट अ पर्टिकुलर बस एक सिंगल पॉइंट, ओनली वन पॉइंट। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब ये है कि एट ओनली वन पॉइंट, एट ओनली वन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये लिख सकते हैं एट ओनली वन एंगल ऑफ इंसिडेंस, केवल एक एंगल ऑफ इंसिडेंस पर जो है डेविएशन इज मिनिमम, डेविएशन इज मिनिमम, डेविएशन इज मिनिमम। अब इसका मतलब क्या, थोड़ा सा मैं आपको समझा दे रहा हूँ। एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, यानी हमने ग्राफ के थ्रू ये देखा कि सिर्फ हमें एक ऐसा सिंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल रहा है जिस पर डेविएशन क्या है, मिनिमम है। अब जरा इस चीज को समझिए, हमने इस तरह से यहाँ से इंसिडेंट करवाया, आई एंगल पे इंसिडेंट करवाया, बाहर जब निकला तो आई डैश पे निकला, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि 30 डिग्री पर एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है, तो आप इधर से अगर सोचेंगे कि मैं 45 पे डाल दूं, यानी इसी जैसे मान लीजिए यहाँ पे 45 पे निकला ये रे, ठीक है, यहाँ पे अपने 30 पे डाला, यहाँ पे 45 पे निकला। अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे मिरर एक लगा दूं और लाइट को रिवर्स कर दूं और 45 से डालूं और दोबारा मुझे वही एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता भाई। लाइट को रिवर्स कैसे करते हैं कि मिरर को लगा सकते हैं और यहाँ से लाइट रिवर्स हो जाएगी। तो आप ये सोच रहे हैं कि जैसे आपने यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री पे डाला और ये आपका निकला 45 डिग्री पे और आपको मिनिमम डेविएशन मिल गया, सबसे कम डेविएशन मिला, ठीक है, जो भी मिला मान लीजिए 15 डिग्री मिला या जो भी मिला, ठीक है। अब आप ये सोच रहे हैं कि लाइट को मैं रिवर्स कर दूं तो भी मुझे मिनिमम डेविएशन मिल जाए, तो नहीं मिलेगा, क्योंकि सिंगल एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था, 30 डिग्री था। तो अगर आप इधर से भी 30 डिग्री पे ही डालेंगे, किसी भी सरफेस से अगर आप 30 डिग्री पे डालेंगे तो ही आपको मिनिमम डेविएशन मिलेगा। आप ये सोचेंगे कि इस सरफेस से मैं 30 डिग्री पे डाल दूं, इस सरफेस से मैं 45 डिग्री पे डाल दूं और मुझे मिनिमम डेविएशन मिल जाए, तो मिनिमम डेविएशन आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये होता है बच्चों, क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो मिनिमम डेविएशन, सिर्फ मिनिमम डेविएशन का मतलब ये होता है एट ओनली वन एंगल ऑफ इंसिडेंस, केवल एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा होता है जिस पर डेविएशन हमारा क्या होता है, मिनिमम होता है। जब ये डेविएशन मिनिमम होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आई आपका आई डैश के इक्वल होगा, यानी कंडीशन जब मिनिमम डेविएशन की हो, कंडीशन जब आपकी मिनिमम डेविएशन की हो तो आई किसके इक्वल होगा, आई डैश के, और आर किसके इक्वल होगा, आर डैश के। क्यों, अभी मैंने बताया मिनिमम डेविएशन सिर्फ एक सिंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस पे मिलता है ना। सिंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब यहाँ 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो इधर से भी कितने डिग्री पे डालना होगा, 30 डिग्री पे डालना होगा, तभी हमें मिनिमम डेविएशन मिलेगा। नहीं, आई किसकी इक्वल होगा, आई डैश के। अब मान लीजिए 30 डिग्री पे यहाँ 45 बन रहा है, तो यहाँ पे भी 30 डिग्री से मान लीजिए इस सरफेस से भी 30 डिग्री पे डालिएगा, तो इधर भी ये कितना बनेगा, 45 ही तो बनेगा। तो अगर ये सेम है तो आर और आर डैश भी क्या होगा भाई, अगर ऊपर वाला आप सेम ले रहे हैं, आर से आर डैश ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप मीडियम भी सेम है भाई, यहाँ से आप एयर से ग्लास में जा रहे हैं और यहाँ भी आप एयर से किस में जा रहे हैं, ग्लास में ही जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपका आई दोनों तरफ से 30 डिग्री है तो आर की वैल्यू भी क्या रहेगी, फिक्स ही रहेगी। यानी मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में आई इक्वल टू आई डैश, आई इक्वल टू आई डैश क्यों ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ग्राफ के थ्रू प्रैक्टिकली ये देखा गया कि सिंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस पे केवल एक ही ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलता है जिस पर डेविएशन क्या होता है, मिनिमम होता है। क्लियर है, डेविएशन मतलब कि रे कितना अपने पास से डेविएट हो गया, मुड़ गया, ठीक है। और उस कंडीशन में आई इक्वल टू आई डैश में आर भी किसकी इक्वल होगा, आर डैश को। नॉर्मल समझ में आ रहा है भाई, यहाँ भी लाइट एयर टू ग्लास जा रही है और यहाँ भी एयर टू ग्लास जा रही है, यहाँ भी 30 यहाँ भी 30, जब इधर के एंगल सेम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है, तो आर भी तो दोनों तरफ दोनों कंडीशन में क्या आएगा, सेम आएगा। तो आई इक्वल टू आई डैश और आर इक्वल टू आर डैश। अब जब मिनिमम डेविएशन की कंडीशन हो तो ध्यान रखिएगा बस कि आई इक्वल टू आई डैश और आर इक्वल टू आर डैश। अब इन वैल्यू को यहाँ पे पुट करिए। अब मिनिमम डेविएशन की कंडीशन चल रही है, ध्यान रखिएगा किसकी कंडीशन चल रही है, मिनिमम, ये आई का ग्राफ है, ठीक है ना, आई और डेल के बीच। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में क्या हमें मिला रिजल्ट, अब मिलेगा जैसे आप पुट कर दीजिए, इसको डेल एम लिख दीजिए। अब मिनिमम डेविएशन आई और आई डैश तो इक्वल है, तो आई और यहाँ पे भी आई रख दीजिए। आई आई कितने हो गए, 2i और -1a, और यहाँ पर आर और आर दोनों, आर और आर डैश दोनों सेम है, तो आर और यहाँ भी आर लिख सकते हैं। आर और आर कितने आर हो गए, 2r, हम इसको 2r इक्वल टू ए लिख सकते थे। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ए इक्वल, या बस इतना रहने दीजिए, 2r इक्वल टू ए। कुल मिला के आपको ध्यान रखना है, आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि डेल इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस ए होता है और आर प्लस आर डैश इक्वल टू ए होता है। अगर क्वेश्चन में मिनिमम डेविएशन की कंडीशन दे रखी है तो बस आप ध्यान रखिएगा आई इक्वल टू आई डैश हो जाएगा और आर इक्वल टू आर डैश हो जाएगा। क्लियर, और उसे रख के आप इस तरीके से भी रिलेशन बना सकते हैं। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं हम अपने प्रिज्म फॉर्मूले के। प्रिज्म जो फॉर्मूला होता है, पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए देखिए, मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है। प्रिज्म जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है आपका प्रिज्म फॉर्मूला, वो कुछ इस तरीके से बनता है आपका n इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान रखिएगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर यानी एयर के कंपैरिजन में।
अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू, ये प्रिज्म फार्मूला कहाँ रख के बनाया गया, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है ना, उसी में रख के बनाया गया। तो i निकाला जाता है और r निकाला जाता है और वैल्यू को पुट कर दे, यहाँ से i की वैल्यू निकाल दी जाती है और यहाँ से r की वैल्यू निकाल दी जाती है और इसे पुट कर देते हैं। तो अगर आपको ये पता है तो आप भाई देखिए साइन i अपॉन साइन r, ठीक है, i की जगह यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, पुट कर दीजिए, और r की जगह ये वैल्यू निकाल के पुट कर दीजिए। पुट करिएगा तो आपका ये फॉर्मूला इस तरीके से बन के आता है, साइन a प्लस डेल m बाई 2 और साइन a बाई 2, साइन a बाई 2। तो ये आपका प्रिज्म फार्मूला है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, इस तरीके से। ये आपका क्या है, प्रिज्म फार्मूला। इन शॉर्ट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n इक्वल टू साइन a प्लस डेल m बाई 2, ठीक है, अपॉन साइन a बाई 2। ये आपका क्या है बच्चों, प्रिज्म फार्मूला है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। अब जरा उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और समझिए, थोड़ा बहुत मैं इधर उधर लिख रहा हूँ लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा किस तरह से। पहले मैंने आपको कुछ रिलेशन बताए जो प्रिज्म फार्मूला को ड्राइव करते हुए हमें मिलते हैं, फिर मैंने मिनिमम डेविएशन बताया, उसके बाद मैं प्रिज्म फार्मूला बता रहा हूँ। अब अगर ये प्रिज्म थिन हो, बहुत ही पतला हो, तो अगर प्रिज्म थिन होता है तो जो एंगल होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, और अगर एंगल छोटे होते तो मैथ में अगर एंगल काफ़ी छोटा तो साइन आई को आई के इक्वल लिखा जाता है और इसको हम टेन आई भी लिख सकते हैं। अप्रॉक्स में ये इक्वल होते हैं वैसे तो, अप्रॉक्स में, ठीक है, लेकिन इक्वल चल जाता है हमारा, ठीक है। तो अगर प्रिज्म थिन हो, प्रिज्म क्या हो, थिन, यानी अगर हमारा प्रिज्म जो है वो थिन है, तो प्रिज्म थिन की कंडीशन में कोई भी चीज़ अगर थिन है, लेंस या कोई भी चीज़ थिन है, तो वहाँ पे एंगल भी बहुत छोटे हो जाते हैं, और अगर एंगल बहुत छोटे तो साइन आई आई के इक्वल या टेन आई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फॉर अ थिन प्रिज्म, फॉर अ थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म के लिए, किसके लिए बच्चों, थिन प्रिज्म के लिए, थिन प्रिज्म के लिए साइन आई किसके इक्वल हो जाएगा, आई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यानी ये साइन आई जो है सिर्फ आई के इक्वल, तो यहाँ से साइन को हटा दीजिए, और ये साइन आर किसके इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल हो जाएगा। भाई साइन आई किसके इक्वल, आई के इक्वल, तो साइन हटा दीजिए, बस आई लिखिए। तो यहाँ पे आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एन इक्वल टू, देखिए एन इक्वल टू ए प्लस डेल एम बाई 2, ए प्लस डेल एम बाई 2, नीचे a बाई 2। बीच में से अगर कोई इस वीडियो को देखेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ आप स्किप करके या 2x की स्पीड में ना देखकर आप लोग कंटिन्यूस देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा मैंने कहाँ पर कौन सी चीज़ लिखी है और क्या समझाया है। लास्ट में आप बीच बीच में देखिएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आ पाएगा कि मैंने किस जगह पर क्या लिखा और क्या समझाया है। 2 से 2 हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया, a से यहाँ मल्टीप्लाई हो गई, तो एन ए इक्वल टू ए प्लस डेल एम, और ये a इधर आ गया तो a तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, n माइनस 1 इक्वल टू डेल एम। तो ये हमारा एक रिलेशन निकल के आया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेल एम इक्वल टू a n माइनस 1, ठीक है। क्लियर? नहीं आपको अगर दिख रहा है तो मैं यहाँ पे इसे लिख दे रहा हूँ, इस रिलेशन को, डेल एम इक्वल टू n माइनस 1 इंटू a, ये रिलेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। ये कब, ये जब प्रिज्म थिन हो, प्रिज्म थिन की कंडीशन में हुआ क्या, प्रिज्म थिन की कंडीशन में साइन आई आई के इक्वल हो गया। ये साइन आई जो है ये आई तो है, तो ये साइन आई आई के इक्वल है, नहीं साइन हटा दीजिए, साइन आर आर के इक्वल, तो हमने बस साइन को हटा दिया और आई और आर लिखा और ये हमारा रिलेशन निकल के आया, ठीक है। अब यहाँ से कुछ कंक्लूजन मिलेंगे उसे हम नोट करेंगे, पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए, मैं एक ही स्लाइड में सारा कोशिश कर रहा हूँ समझा दूँ, मैं रफ ना करूँ अभी। अब जरा यहाँ पे देखिए, हम ये देखेंगे कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये जो मिनिमम डेविएशन है ये अब CU/CET के लिए है, जो मैं बताने जा रहा हूँ, और आपके एग्जाम के लिए भी है कि किस तरीके से ये मिनिमम डेविएशन किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है। आपको दिख रहा होगा ये जो मिनिमम डेविएशन है डेल एम की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, प्रिज्म पर, एंगल ऑफ प्रिज्म पे। यानी अगर एंगल ऑफ प्रिज्म इंक्रीज होगा तो मिनिमम डेविएशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। दूसरा ये किस पर डिपेंड कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, ठीक है। यानी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इंक्रीज होने से मिनिमम डेविएशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट रिलेशन पूछा जाता है। आप जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में किस तरीके का रिलेशन होता है, इन्वर्सली रिलेशन होता है। स्टार्टिंग बताया था ना मैंने, ध्यान है ये वाला, n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2 अपॉन n1 इक्वल टू v1 अपॉन v2 इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। वहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में था कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्सली। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि मिनिमम डेविएशन जो एंगल ऑफ प्रिज्म है, प्रिज्म एंगल है, उसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, लेकिन वेवलेंथ के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी अगर वेवलेंथ इंक्रीज करेगी तो वेवलेंथ इंक्रीज करने से डेल एम की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी, डेविएशन कम होता जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपको पेपर में इस तरह से पूछ दिया गया
कि जब आप रेड लाइट से ग्रीन लाइट पे जाते हो, अगर हम रेड लाइट की जगह ग्रीन लाइट लें तो डेविएशन, मिनिमम डेविएशन हमारा कम होगा या ज़्यादा होगा। तो आपको बस ध्यान रखना है कि वेवलेंथ क्या हो रहा है। रेड लाइट से ग्रीन लाइट पे जा रहा है तो वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। भाई रेड लाइट से अगर हम रेड कलर से ग्रीन कलर पे जा रहे हैं तो वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है। क्यों? रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, नीचे आएंगे तो वेवलेंथ क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ग्रीन कलर का वेवलेंथ कम हो गया, वेवलेंथ कम, मिनिमम डेविएशन क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आपके कंपटीशन के एग्जाम के लिए भी है कि एंगल ऑफ प्रिज्म को इंक्रीज करने पर मिनिमम डेविएशन भी इंक्रीज हो जाता है। एंगल ऑफ प्रिज्म एंगल को इंक्रीज करने पर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो भी मिनिमम डेविएशन आपका इंक्रीज हो जाएगा। और अगर वेवलेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं, उल्टा रिलेशन है, तो अगर इसे डिक्रीज कर रहे हैं तो भी मिनिमम डेविएशन आपका क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या होती है? मिनिमम डेविएशन का मतलब होता है एक सिंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, केवल एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जब हमें एंगल क्या मिले? मिनिमम मिले, सॉरी डेविएशन जो मिले वो मिनिमम मिले। डेविएशन मिनिमम मिलने की कंडीशन में ये ध्यान रखिएगा कि आई डैश की इक्वल आर डैश की इक्वल। कैसे? क्योंकि केवल एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस पर डेविएशन मिनिमम मिल रहा है। तो अगर 30 डिग्री पे इधर पे है तो इधर भी क्या होगा? 30 डिग्री, तो आई डैश की इक्वल। अब यहाँ भी एयर टू ग्लास, यहाँ भी एयर टू ग्लास, सारी चीजें सेम है। जब 30 डिग्री पे डाल रहे हैं, मान लीजिए 45 है तो इधर भी 30 डिग्री पे डालेंगे तो कितना होगा? 45। तो आर भी किसके इक्वल हो जाएगा? आर डैश के। क्लियर है? जितने भी कॉन्सेप्ट थे बच्चों वो मैंने आपको क्लियर करवा दीजिए एक बार और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको क्लियर करवा दिए रे ऑप्टिक्स के। अब आपका सिर्फ ये कॉन्सेप्ट रह रहा है। अब पहले इतने जितने हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, रिफ्रैक्शन फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ, पावर फार्मूला और प्रिज्म के जो हमने फार्मूला पढ़े, इनसे रिलेटेड पहले हम न्यूमेरिकल्स को समझेंगे। और जब ये हमारे क्लियर हो जाएंगे तब हम रे ऑप्टिक्स के 2-3 टॉपिक और बचे हैं, जैसे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप के जो फॉर्मूले होते हैं मैग्निफिकेशन का या एंगुलर मैग्निफिकेशन जिसे कहते हैं, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होता है वो मैं आपको जब इनके न्यूमेरिकल्स हम कर लेंगे तो मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। आप लोग इन कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनसे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और लाइक कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।